आपके साथ मैं हूं कपिल गौड़ और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। आज के मेरे खास मेहमान पद्म भूषण से सम्मानित श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका शो। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। 60 साल से भी ऊपर आप सक्रिय राजनीति में रहे। आपका जो एक पर्सनल लाइफ है और जो राजनीति की लाइफ है, इसमें आप कितना बड़ा बदलाव क्या आपने देखा है? किस तरीके से पहले की राजनीति और अब की राजनीति में बदलाव आया है सर? मेरे समय में जो जन्म लिए होंगे, मेरा जन्म 1939 ईस्वी का है और मुझसे बड़े गांव में 3-4 लोग हैं। एक तो मेरे बड़े भाई चचेरे रामजी यादव जी हैं, एक रामाधार जी हैं और गांव के दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण तरफ 2 परिछन जी हैं। वो कुछ मुझसे बड़े भी हैं, समकक्षी हैं। तो कोई अगर मेरे गांव में जाए और उन लोगों से पूछे कि अंग्रेजी राज के समय 1935-36, क्योंकि मेरे पूर्वज बहुत दूर से भाग करके आए थे जमींदार के शोषण के खिलाफ और टापू में बस गए थे, तो मेरा गांव कैसा था और उस गांव के लोग कैसे रहते थे, तो इसको भी कभी कभी आप लोगों को टीवी चैनल में एक प्रोग्राम देना चाहिए जिसका नाम रखिए धरोहर। वो गांव जो पुराना था वो धरोहर, और वहाँ के रहने वाले लोग, उनकी जिंदगी कैसी थी, गांव कैसा था, वो रहते कैसे थे। तो आज के समय के हिसाब से समझिए, जो आज की व्यवस्था के हिसाब से मूल्यांकन करिए। वाजपेयी सरकार में आप कृषि मंत्री रहे। आज के टाइम में जो कृषि कानून को लेकर के जो बवाल कट रहा है, किसान सड़कों पर हैं, 6 महीने हो गए हैं किसान सड़कों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि वो किसानों से एक फ़ोन कॉल, टेलीफोन की दूरी पर है, लेकिन क्या वजह है ऐसी कि वो टेलीफोन नहीं जा पा रहा है, ना इधर से ना उधर से, और किसान फिर भी सड़कों पर है? हालांकि ये भी जग जाहिर है कि आने वाले समय में चुनाव है और किसानों की वजह से खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। चलिए, किसान आंदोलन तो अपनी जगह है, खमेजा भुगतना पड़ेगा, समय बताएगा। बंगाल में भी देखा सर हमने समय। बंगाल को इस किसान आंदोलन से क्या लेना देना है बंगाल में? लेकिन बंगाल में 3 से भाजपा 77 पर चली गई, वो नहीं दिखाई पड़ेगा ना। किसी आदमी के मुंह में 2 दांत टूट गया तो प्रचार करने वाले कर रहे हैं उसका 2 दांत टूट गया, लेकिन उसके मुंह में 30 दांत बचा हुआ है अभी, वो कोई कहता है? नहीं। क्योंकि हमारी दृष्टि, आज़ाद भारत में हमारी दृष्टि कुछ लोगों की, जो सामंतवादी हैं, पूंजीवादी हैं, उच्च वर्ग के हैं, उच्च वर्ण के हैं, दोनों में कहता हूँ। उच्च वर्ग माने संपत्ति से, उच्च वर्ण माने जात से। तो जो उच्च वर्ण के हैं, जो उच्च वर्ग के हैं, जो सामंतवादी हैं, जो राष्ट्रीयता के प्रति और सांस्कृतिक भारत के प्रति जिनकी दृष्टि नहीं रही है, उनकी देखने की दृष्टि अलग है। आप ही से मैं पूछता हूं, बताइए, आज देश के अंदर जितने नेता हैं, कुछ वकील हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े बहस करने वाले विद्वान हैं। विद्वान होना एक बात है और अनुभवी होना एक बात है। कबीरदास तो विद्वान नहीं थे, रहीम रसखान तो विद्वान नहीं थे, तुलसीदास जी तो कोई पीएचडी के सर्टिफिकेट वाले सूरदास नहीं थे, लेकिन वो शाश्वत सनातन है। तो एक अनुभव की बात, अनुभव का मतलब होता है जो उसने कबीरा बाँचे आँखिन देखा, पंडित बाँचे पोथिन लेखा। जो जमीन में रह के देखता है, समझता है और खुद भोगता है, उसकी बात अलग है। तो आज हिंदुस्तान के अंदर जितने नेता हैं, कोई नेता हो जो कहीं गांव में गए हों, 10 बरस 20 बरस घूमे हों, जैसे मेरी जिंदगी है,
मेरी जिंदगी के तो जब प्रारंभ की जिंदगी की राजनीति में समाजवादी आंदोलन में और संघ के स्वयंसेवक भी थे, तो जब हम 59-60 में ग्राम पंचायत के प्रधान बने, तब से यात्रा किए, गांव गांव घूमे, लोगों के झोपड़ी में बैठे, उनके साथ खाए, रोटी खाए, साग खाए, चावल खाए, जमीन पर सोए, पैदल चले। तो सर किसान भी धरती माँ को अपनी माँ मानते हैं, वो फिर कैसे बर्दाश्त करे जो अपमान उनकी तरफ से जो समझा जा रहा है? समझिए, किसान का मतलब बिहार में कहीं रोड जाम है, आसाम में है, पूर्वोत्तर में है, कहीं है, दिल्ली में तो है सर। अब दिल्ली फिर तक लीजिए, तो दिल्ली ही नहीं हिंदुस्तान है, और वही नहीं ना किसान है। बीजेपी के जो नेता इन किसानों को जो दिल्ली बॉर्डर को घेर करके बैठे हैं, इनको तथाकथित किसान कहते हैं। नहीं। तो क्या मतलब भाजपा की नजर में वो किसान नहीं? देखिए, भाजपा वाले कुछ नहीं कहते हैं, भाजपा वाले उनका कोई नोटिस ही नहीं लेते हैं। आप जब समझते हैं आज जो वो किसान हैं, तो इस बार भारत सरकार जो FCI के तरफ से जो गेहूं खरीद की है, तो हरियाणा पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं खरीद हुआ है, रिकॉर्ड। अब किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा गया है। तो अगर वहां के किसान भारत सरकार के नीति से नाखुश हैं, तो फिर वो काहे गेहूं बेचने गए? वो अपना गेहूं अरहतिया के यहाँ बेचने जाते, FCI के यहाँ क्यों बेचने गए? अपने खाता में उन्होंने पैसा क्यों जमा लिया? आपको राजनीतिक स्टंट दिखाई देता है? मतलब हमको कुछ नहीं दिखाई देता है। किसानों के पीछे बंदूक रख के जो राजनीति हो रही है, आपको लगता है? एक बताइए, अगर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आतंकवादी को भेजता है, तो उसको कह दे कि ये आजादी का सेना है, तो हम मान लेंगे? कहने वाले कह देते हैं, कहेंगे कि वो जम्मू की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और हिंदुस्तान में भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो मान लेंगे? हम मान लेंगे? सर लोकसभा में मैंने आपको जब भी सुना है, मैं आपका भी फैन हूं, क्योंकि आप बड़े बेधड़क इंसान हैं और बेधड़क ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि किसान जो बॉर्डर पर बैठे हैं, क्या उनके ऊपर राजनीतिक बंदूक पीछे से विपक्ष चला रहा है? मैं क्यों कहूंगा? वो तो साफ सामने आया, मीडिया वाले दिखाए, कौन कौन नारा लगा, खालिस्तान का नारा लगा, ये भारत चक्र 100 टुकड़े, गैंग वाले जम्मू, ये JNU वाले गए, जिसको मन हुआ सो गया, कोई वामपंथी गया, कोई हनान मुल्ला बड़े किसान नेता है ना? CPM के बहुत MP रहे, पुराने नेता है। बंगाल में तो लड़ने गए थे, कई गो सीट पाए। हम अगर 3 से 77 गए तो हम पर हंसते हैं, लेकिन ये कांग्रेस वाले और ये वामपंथी जो आगे बढ़ के किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, अपना तन का मरम न जाने, मानुख मन बौराना है। नहीं, हम तो जो आज के जो राजनीतिक माहौल है, क्योंकि मुकुल रॉय एक तरफ बीजेपी के इतने बड़े नेता हो गए थे जब बीजेपी में आए थे, और उसके बाद फिर वो TMC में उनका जाना, बीजेपी के ये झटका कहीं ना कहीं तो है सर बीजेपी को। मुकुल रॉय गए तो उधर दिखाई पड़ गया, और ज्योतिराज सिंधिया चले आए, वो नहीं दिखाई पड़ा। जितिन प्रसाद चले आए उत्तर प्रदेश में, वो नहीं दिखाई पड़ा। उत्तर प्रदेश की आपने बात कर दी सर। मुकुल रॉय के बनिस्पत ज्योतिराज सिंधिया मध्य प्रदेश में और नितिन उत्तर प्रदेश में मुकुल से ज्यादा ताकतवर है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ साथ मध्य प्रदेश का शासन सरकार भी तो लेके आए ना सर, फिर भाजपा के में फिर आप ये मैं फिर बात कर रहा हूँ, मुकुल रॉय TMC से आए थे, किसी अपने कामना को लेके आए थे, मनोकामना लेके। तो आप अगर मनोकामना लेके भगवान के मंदिर में जाते हैं लोग, मनोकामना लेके कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और वहाँ केदारनाथ के यहाँ से लौट के आवे तो वो MP भी न बने, तो केदारनाथ पर जाकर के जो जूता फेंके, तो केदारनाथ क्या करेंगे? केदारनाथ के यहाँ तो कई लोग गए होंगे कि साहब हम प्रधानमंत्री बन जाए। उनके मन में कामना थी कि हम बड़े नेता हैं, आए हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिस्टम है,
सुनार जैसे सोना से गहना बनाने से पहले उसको आग में तपात कसौटी पर कसता है, आग में तपाता है, ठोकता है, पीटता है, जांचता है, परखता है, तब उसको कुछ तब समझता है अपनी दृष्टि से सोच समझ के। उत्तर प्रदेश का भी जिक्र शुरू हुआ सर, तो उत्तर प्रदेश में क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में भाजपा को जीत मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले के दिनों में हमने देखा, कहने को तो भाजपा ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है योगी और संगठन के बीच में, क्या सब कुछ ठीक है असल मायने में? ठीक नहीं है, तक विद्रोह दिखाई पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग एमएलए, एमपी या संगठन के कोई लोग विद्रोही बन करके चले गए सपा में, चले गए बसपा में, चले गए कांग्रेस में। अंदरूनी विद्रोह देख लीजिए ज्यादा होता है सर। एक बात समझ लीजिए, ये अंदरूनी बात जो कुछ भी है, मैं समाजवादी आंदोलन में रहा, स्वयंसेवक भी था, दोनों है मुझ में। स्वयंसेवक जब कहता हूं तो स्वयंसेवक का मतलब मैं स्वयंसेवक हूं। इस राष्ट्र के प्रति मेरी प्रथम निष्ठा है। और डॉक्टर लोहिया के साथ इसलिए गया कि डॉक्टर लोहिया भी यही बात कहते थे कि अक्षुण्ण राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक भारत ये हमारा आदर्श है। और कई मायने में आप पढ़िए ना, उनकी किताब में पढ़ रहा हूं, यहाँ है, जो 1950 से लेके और 66-67 तक जो वो विदेश नीति पर और ये भारत चीन और उत्तरी सीमा पर जो लिखे हैं, हिमालय बचाओ आंदोलन, आज ही उसमें एक लेख है, उनका भाषण है, जिस भाषण में उन्होंने कहा है कि हिमालय बचाना भारत बचाना है। तो हम समाजवादी आंदोलन में थे, लेकिन डॉक्टर लोहिया का राष्ट्रीय अक्षुण्णता और सांस्कृतिक भारत, जिसको जम्बूद्वीप, ये दो शब्द का इस्तेमाल करते थे, उसके प्रति अटूट निष्ठा थी। और वो कहते थे कि हमारे राष्ट्र के ऊपर में अस्तित्व पर जिस दिन संकट आए, उस दिन हिंदुस्तान के एक एक आदमी मर जाओ, लेकिन अपने राष्ट्र के को बचा के रखो। हल्दी घाटी के जैसे वो मानते थे कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में एक ही लड़ाई हुई थी, वो हल्दी घाटी है, जिसमें महाराणा प्रताप के नेतृत्व में अंतिम सिपाही तक युद्ध लड़ा है, कोई जिंदा नहीं गया है। वैसे बाकी तो पानीपत के बक्सर की ढेर लड़ाइयां हैं, लेकिन वो कहते थे हमारी एक ही लड़ाई है, जो हमारा हृदय का समाहार है, वो हल्दी घाटी है, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो आप इतनी बात को जो कहते हो, वो अपने एक धारा है, धारा। और धारा क्या है? तो सिनेमा में गीत गाता था, सुने थे हम कि दो तरह के नेता होते हैं, एक देश को खाकर मरते हैं और एक देश के खातिर मरते हैं। तो जो देश को लूट के खा के रास्ते वाले हुए, वो भी इसी देश में हुए, और जो इस देश के लिए मरने वाले हुए, वो भी इसी देश में हुए। खाने वाले की अपनी राह है, मरने वाले की अपनी राह है। आज भी मैं देखा हूँ योग दिवस में जो वो 16,000, 17,000, 14,000 के फीट पर जो सिपाही है, अब बर्फ पर खड़ा, अब वो भी 2 फीट की दूरी बना करके, और योग दिवस पर वो भी योग कर रहा था। लेट तो नहीं सकता था, लेकिन खड़े खड़े जो तारासन और जो आसन सब होते हैं, वो कर रहा था। तो यूपी में आपको क्या लगता है 2022 में? हिंदुस्तान के नौजवान, आपकी पीढ़ी के जितने लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मेरी बात को सुने, और जरूरत पड़े तो मेरे टेलीफोन पर बहस करे। मैं उनको इतिहास की किताब संदर्भ बताऊंगा, लेकिन दृष्टि के फर्क है, दृष्टि फर्क। मैं डॉक्टर लोहिया का शिष्य हूं और स्वयंसेवक हूं। मेरी दृष्टि क्या है कि चाहे इंद्रलोक की कुर्सी मुझे कोई दे दे, चाहे स्वर्ग का राज्य दे दे, और कहे कि तुम भारत के साथ गद्दारी करो,
तो मैं 100 जन्म तक फांसी पर झूलना पसंद करूंगा, लेकिन अपने राष्ट्र के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, गद्दारी करने वाले को कभी माफ नहीं करूंगा। मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट नहीं दिया तो देश के साथ नहीं, फिर देखिए कहां उसको जोड़ रहे हैं साहब। जैसे वोट से क्या मतलब है? बीजेपी के अंदर जो है वो अपना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। डॉक्टर लोहिया कहते थे अपने दल के अंदर बोलो, लेकिन वाणी स्वतंत्रता और कर्म नियंत्रण। लेकिन आज के दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए जाता है तो उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा देते हैं। किस बीजेपी के खिलाफ क्यों लगाएंगे? नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं, जो बोलते हैं जो बीजेपी के खिलाफ। फिर इसको घालमिल क्यों करते हो? बीजेपी के खिलाफ बोलना एक बात है और देश के खिलाफ बोलना अलग बात है। देश के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, हम सर्जिकल स्ट्राइक किए और उस पर कोई चुनौती करेगा तो बीजेपी के खिलाफ नहीं, वो राष्ट्र के खिलाफ है। ये दृष्टि आप लोगों को भी, हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों को भी ये दृष्टि को समझना पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी को जो गाली देते हैं जो लोग पर्सनल निजी तौर पर, उनके माँ को, उनके बाप को, उनके जात जो छो उसके उसमें से किसी पर तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर हम इस देश के लिए कोई कदम उठाते हैं और फिर उस कदम के बारे में वो करेगा, हम कश्मीर में गए धारा 370 खत्म किए और कोई कहता है कि नहीं अगर हमको वोट दे दोगे तो हम धारा 370 फिर वापस ले आएंगे। वो बीजेपी का सवाल नहीं है, भारत के संविधान का सवाल है और भारत के राष्ट्रद्रोह का सवाल है। अगर ऐसे लोगों को हम पकड़ते हैं तो बीजेपी के खिलाफ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या है? तो हिंदुस्तान कोई नरेंद्र मोदी के ही है। मेरे पिताजी और मेरे चाचा समेत 16 आदमी मेरे खानदान से जेल गए थे। 4 बरस की सजा से है मेरी सारी संपत्ति लूट ली गई थी। जवाहरलाल और मोतीलाल जेल गए तो इतने दिन तक वंश राज किए। मेरे जो 16 आदमी मेरे परिवार से गए उसके बदले में कभी हम लोग मुआवजा भी मांगने आए? उनकी जिंदगी नहीं थी क्या? बिहार का कितना सीधा प्रभाव रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? रहेगा। यूपी और बिहार आचार विचार खान पान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बनारस जो बाजार है उसमें तो आधा बिहारी के लोग रहते हैं। आरा से बक्सर से लेकर के कैमूर तक के लोग, उन सब का वाराणसी ही है। ये जो बिहार से सटे हुए जो बॉर्डर पर लोग हैं, बस्ती है, बलिया है, बलिया वाली क्या बिहार बराबर आना जाना। तो हमारे साथ उनके जो सामाजिक संबंध है, जिसको कहिए शादी विवाह रोटी बेटी का भी संबंध है, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाले का काफी। तो हमारे उनके साथ सामाजिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, खून का संबंध है। तो हमारी मानसिकता भी एक है, रहती है। हम यूपी के पूर्वी उत्तर प्रदेश की घटना का बिहार पर भी असर पड़ता है और बिहार के जो कुछ घटना होती है उसका यूपी पर भी आता है। सहज स्वाभाविक है, होना चाहिए। तो जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव पिछले बार हम लड़े थे ना, लड़े थे सब मिलकर के। जिनको जो लड़ना था सो लड़ लिए, जिनको जो विरोध करना था सो कर लिए। जो तब विरोध किए थे किसी कारण से करते रहे हैं, कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। सर, पंजाब में इस बार शायद आपके लिए चुनाव थोड़ा मुश्किल हो सकता है भाजपा के लिए, क्योंकि अकाली दल ने साथ छोड़ दिया है। हमारे लिए सरल कब था? हम पंजाब में चुनाव लड़ते थे तो हम तो चुनाव लड़ते थे अकाली के साथ गठबंधन करके न चुनाव लड़ते रहे। तो हमारा तो हम अकाली अपने घर, हम अपने घर, हम अपने चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक एक करके ऐसे साथ छोड़ते जाएंगे तो बीजेपी का
काम कैसे चलेगा साथी साथ छोड़ते जाएंगे हम्म। और नए साथी समय आने पर मिलते जाएंगे। अभी जो पंजाब में से जो 5 लोग बड़े पढ़े लिखे लोग, सेना वाले, बड़े जिम्मेदार लोग, बड़े हाईली एजुकेटेड लोग, ये 5 लोग 6 लोग जो बीजेपी को ज्वाइन किए हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनके कोई उनका प्रभाव नहीं है। समय को देखिए, प्रतीक्षा करिए। जुड़ना और वोट आना दोनों में बहुत अंतर होता है। बंगाल में भी ये चीज देखी ना सर, बंगाल में इतने सारे लोग जुड़े भाजपा के साथ, टीएमसी से आके। बंगाल में हमारे साथ अगर 3 से हम 77 गए, हम कहाँ थे बंगाल में? उसी तरह पंजाब में हम कहाँ हैं? और पंजाब में अगर मुझको 10 मिल जाए, 5 मिल जाए, 15 मिल जाए, 50 मिल जाए, अब जिनकी राज है कांग्रेस का, और किसी न तरह से सांप्रदायिकता के आधार पर हो या गुटबंदी या पार्टी जो अकाली है, फिर 15 की 17 की 14 15 एमएलए आपका था, तो जिनके वहां थे वो अपनी चिंता करे, मेरी चिंता मत करे। सर आखिरी सवाल आपसे, अटकलें ऐसी है कि इस बार राज्यों के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनावी चेहरा है उसको शायद यूज नहीं किया जाएगा, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्या ये सच है? ये मेरा आखिरी सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप इसको उतनी ही शिद्दत से बताएं सर जैसे आप भाषण देते टाइम बताते हैं। नहीं, इसका जवाब, मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, ये पार्टी तय करेगी, और जो पार्टी तय करेगी उसके बारे में आपको लगता है कि उनका चेहरा इस्तेमाल होना चाहिए? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी केवल भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के जमीन से निकले हुए कार्यकर्ता हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं, देश भर में घूमे हैं। तो भारतीय नरेंद्र मोदी और पार्टी दोनों मिलकर के अपने तय करेंगे कि क्या करना चाहिए, जो उचित होगा, वो निर्णय लिया जाएगा। और समय से पहले कैसे बता दे? लोग कहते हैं करेंगे, नहीं यूज किया जाएगा। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी को यूज किया जाएगा या नहीं यूज किया जाएगा, इसकी चिंता क्यों करते हो? अपना तन का मरम न जाने मानुख मन बुराना है। ये सवाल करने वाले अपनी चिंता करो ना, अपने घर को देखो ना, अपनी ताकत को तोलो ना। हमारी चिंता क्यों करते हो? हम रहेंगे, हम तो शून्य से लेकर शिखर तक आए हैं। लेकिन शिखर से शून्य तक गए तो दुख तो होता ही है ना। कुछ नहीं, गिरने से वही आदमी हताश होता है जिसको आगे बढ़ने की लालसा, मंजिल नहीं है। आप युधिष्ठिर की कहानी जानते हैं ना, स्वर्गारोहण गए थे, 5 भाई जिंदगी भर पत्नी द्रौपदी के साथ यात्रा करते रहे। आज जब युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर चले तो एक एक करके द्रौपदी गिर गई, सब भाई रास्ते में गिरते चले गए, लेकिन कोई रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। हमारे जो बॉर्डर पर लड़ने वाले सिपाही हैं, उनके साथ लड़ने वाले घायल होते हैं, मरते हैं, गिरते जाते हैं, लेकिन जो है सो आगे बढ़ता जाता है कि मेरा मंजिल हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, उनका न अपना कोई स्वार्थ है, न उनकी कोई अपना लालसा है, न उनका अपना निजी कुछ है। बस उनकी एक ही लालसा है कि हम बढ़ते जाएंगे, छूटते जाएंगे, मरते जाएंगे, जो बचेगा बढ़ते जाएंगे। एक न एक दिन हम विश्व के मंच पर जाकर के भारत माता के स्वाभिमान का पताका फहरा देंगे। इसका मतलब हम
ये राजनीतिक सत्ता की बात नहीं करते, भ्रम में लोग हैं। राजनीतिक सत्ता नहीं, हम अपनी सांस्कृतिक सत्ता, सांस्कृतिक भारत की आप कह रहे हैं। सांस्कृतिक भारत, बौद्धिक भारत, वैज्ञानिक भारत, प्रतिभाशाली भारत, तेजस्वी भारत, पुरुषार्थी भारत, परिश्रमी भारत और पराक्रमी भारत, विश्व कल्याण की भावना वाला भारत, विश्व कल्याण की भावना वाला। ये जो भारत का जो सपना है वर्षों से, हम तो उस बड़े सपना को लेके चलते हैं। अपना तो कुछ है ही नहीं अपने लिए। हाँ, ये दुनिया है, संसार है। जब संसार में है, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, किसी पर चर्च हैं, तो संसार में है तो लोग कहेंगे तब ये सुख काहे भोगते। तो मैं कहता हूँ मूर्ख हो, अतिवादी हो, अतिवादी मत बनो, संसार में हो, सांसारिकता में सापेक्ष जिंदगी जियो, निरपेक्ष दर्शन और सापेक्ष जीवन। निरपेक्षता को आदर्श मान के चलो, सापेक्षता के जीवन में निरपेक्षता को पाने के लिए हमेशा प्रयास करते चलो। जितने पाते जाएंगे पाते जाएंगे पाते जाएंगे, हम जहां तक जाएंगे हम जाएंगे, हमारी बाद फिर हमारी संततियां आएगी, फिर उसके बाद वो आएगी। हम उस कल्पना के लोग हैं कि हम बढ़ते जाएंगे गिरते जाएंगे, हम नहीं करेंगे। हमारी संतति हमसे तेजस्वी बन के आए, जो आगे बढ़े, फिर उससे तेजस्वी बन के आए। हम अपने लिए नहीं, आने वाले भारत के जो युवा पीढ़ी है और जो आने वाली संततियां हैं, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते जाएंगे कि यहाँ तक राजमार्ग सुलभ है, इसके आगे तुम बनाओ। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा लक्ष्य है, हमारा ये अपना कुछ नहीं है। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थी आज की बात। अगली बार फिर होगी एक खास मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए JK24 न्यूज़।